नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए जैनेन्द्र कुमार जी की एक कहानी पाजेब लेके आई हूँ, जो बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक सजीव, रोचक और सशक्त कहानी है। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वह बड़ी अच्छी मालूम होती है। उसकी कड़ियां आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती है। पाजेब का मानो निज का आकार कुछ है ही नहीं, जिस पांव में पड़े उसी के अनुकूल रहती है। आस पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ी के पैरों में आप वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी तो दूसरे ने भी पहनी। देखा देखी में इस तरह उनका न पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र है और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा, कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वह जैसी रुक्मणी के पास है, जैसी शीला के पास है। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा, अच्छा भाई अच्छा, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बहल गई, लेकिन जब दोपहर को मुन्नी की बुआ आई तब मुन्नी सहज नहीं मानने वाली थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई, गोद में लिया और कहा कि अच्छा तो तेरी पाजेब अब की इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई, पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहां छमकती फिरी। रुक्मणी के पास गई और कहा, देख रुक्मणी मेरी पाजेब। शीला को भी अपने पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी देखकर उसे प्यार किया, उसकी तारीफ की। बच्ची की खुशी का ठिकाना न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई थे, पहले तो मुन्नी को सजी धजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बहन मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना ही मालूम होता था। वह खूब हंसी, ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वह ठुमकने लगे। मुन्नी को पाजेब दी है सो हमें बाइसिकल लेके दो। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन पर तुझे भी बाइसिकल दिला देंगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां करती है, लड़कियां रोती है, कहीं बाबू साहब लोग रोते हैं। आशुतोष बाबू ने कहा, हम बाइसिकल जरूर लेंगे, जन्मदिन वाले रोज लेंगे। बुआ ने कहा, हाँ यह पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल मिलेगी। इस तरह वह इतबार हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था। वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब पर बारीक और सुबक काम की थी, खासे दाम लग गए थे। श्रीमती जी ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी बनवा लूं? मैंने कहा, क्यों न बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर यह हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था और श्रीमती जी ने आकर कहा, तुमने पाजेब तो नहीं देखी? मैंने आश्चर्य से कहा, क्या मतलब? बोली कि देखो, यहाँ मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें ही है, पर दूसरे पैर की मिलती ही नहीं है, जाने कहाँ गई। मैंने कहा, जाएगी कहाँ, यही कहीं होगी, देख लो मिल जाएगी। उन्होंने मेरी मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए और अलमारी की किताबें टटोल डाली, मंसूबा दिखाया। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो, यहाँ कहाँ से आई? जवाब में वह मुझी से पूछने लगी, फिर कहाँ है? मैंने कहा, तुम्ही ने तो रखी होगी। कहाँ रखी थी? बताने लगी, मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों अच्छी तरह संभाल कर उस नीचे वाले बक्स में रख दी थी। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तू चलकर वह इस कमरे में कैसे आ जाएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी, एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो मिल जाएगी, कहीं जा नहीं सकती। इस पर श्रीमती जी ने कहा, खुद तो लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूं कि मैंने दोनों संभाल कर रखी थी। मैंने कहा कि संभाल कर रखी थी तो फिर यहाँ वहां क्यों देख रही हो? जहां रखी थी वहां से ले लो ना। वहां नहीं है तो फिर किसी ने निकाल ली होगी। श्रीमती जी बोली,
मेरा भी यही ख्याल है। हो न हो बंशी नौकर ने निकाली है। मैंने रखी तब वह वहां मौजूद था। मैंने कहा तो उससे पूछो। बोली वह साफ इनकार कर रहा है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जी जोर से बोली, तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र ही नहीं है। डांट कर कहते क्यों नहीं हो उस बंसी को बुलाकर? जरूर पाजेब उसी ने ली है। मैंने कहा अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? ये कहूं ला भाई पाजेब दे दे? श्रीमती जी झल्ला कर बोली, हो चुका तुमसे बस। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को शहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेंगे तो क्या होगा? मैंने पूछा तो तुम्हारा क्या ख्याल है? बोली कि जो कह रही हूं, किसी ने उसे बक्स से निकाला है। 16 से 15 आने वह वंशी है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा मैंने बंशी से पूछा है, उससे नहीं ली मालूम होता है। इस पर श्रीमती जी ने कहा, तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। जरूर बंशी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आते? मैंने कहा तुमने आशुतोष से भी पूछा है? बोली पूछा था, वो तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खोज लगाने में मेरी मदद कर रहा था। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं। उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजेब पड़ी मिल गई हो तो? बोली नहीं नहीं, मिलती तो वह बता देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया था। श्रीमती जी ने कहा, ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी है। बस सारे दिन पतंग पतंग, यह नहीं कि कभी उसे बिठाकर सबक की कोई बात पूछ लो। मैं सोचती हूँ एक दिन तोड़ ताड़ दूं उसकी सब डोर और पतंग। मैंने कहा खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा, क्यों बेटा, एक पाजीब नहीं मिल रही है? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो आया, जैसे नाराज हो। उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा देखो बेटे, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना चाहिए। उसका मुंह और भी फूल आया और वह गुमसुम बैठा रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उससे स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। मैंने कहा बेटा आशुतोष, तुम घबराओ नहीं, सच कहने से घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर बता दो बेटा। हर कोई सच कहने वाले की सजा थोड़ी ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिला करता है। आशुतोष सब सुनता हुआ बैठा रहा। उसका मुंह सूजा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रह कर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटे, तुमने ली है तो बताओ। उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा, मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। यह कहकर वो रोने को हो आया, पर रोया नहीं, आंखों से आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा बेटा डरो नहीं, अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई पाजेब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया। दूसरे कमरे में जाकर पहले तो वह एक कोने में खड़ा हो गया। कुछ देर चुपचाप खड़ा होकर वह फिर यहाँ वहां पाजेब की तलाश करने लगा। श्रीमती जी आकर बोली, आशु से तुमने पूछताछ की? क्या ख्याल है? मैंने कहा कि संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती जी ने कहा, नहीं जी, आशु भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसा गंभीर प्रेम से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस बालक को मिलना चाहिए। मुझे एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर
बड़ा भारी इल्जाम है। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, ये बताओ कि पाजेब तुमने छुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर बोला नहीं। उसके चेहरे पर रंग आया और गया। मैंने एक एक छाया को ताड़ना चाहा। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं है। हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटे, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छुन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्वक मैंने कहा, मुंह से बोलो, छुन्नू को दी है? उसने कहा, हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के। आशु हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से गोद में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला कि देखो, हमारे बेटे ने सच कबूल कर लिया है। पाजेब उसने छुन्नू को दी है। सुनकर माँ खुश हो गई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बलैया लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुरा गया, पर एक उदासी उसके चेहरे से दूर नहीं हुई थी। उसके बाद अलग से लेकर मैंने उसे बड़े प्रेम से पूछा कि पाजेब छुन्नू के पास है ना? जाओ मांग लाओ उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटे, ले आओ। उसने जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो वो बोला, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि तो जिसको उसने दी हो उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजेब छुन्नू के पास नहीं हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा, तुमने कहाँ से उठाई थी? पड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुमने छुन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसी ने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहाँ मिठाई लाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा, पतंग को कहाँ से लिया? हाँ, तो उसी के पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? होगी। जाओ बेटा, उसे ले आओ। कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वो जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा, तो कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है? बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, कुछ कहते क्यों नहीं हो? वह गुमसुम रह गया, नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा, जाओ जाओ, वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं उठा और नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़कर कहा, सुनते हो? जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। इस तरह उठाए जाने पर वह उठ गया और कमरे के बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा हुआ मुंह बनाकर खड़ा हो गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, ये मैं कुछ न समझ सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छुन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो बार बार यही कहने लगा, छुन्नू के पास नहीं हुई तो वो कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जितने में उसने बेची होगी वह दाम दे देंगे, समझे ना? जाओ तुम, कहो तो। छुन्नू की माँ ने कहा कि उनका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छुन्नू झूठ बोल रहा है। क्यों रे आशुतोष, तूने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छुन्नू बढ़कर आया और हाथ फटकार कर बोला कि मुझे नहीं दी। क्यों रे, तूने मुझे कब दी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा, दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छुन्नू की माँ ने छुन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी, हाय रे, अब हम चोर हो गए, ये कुलक्षणी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैल गई। श्रीमती जी घर लौट आई। कहा, छुन्नू और उसकी माँ दोनों एक से ही हैं। मैंने कहा, तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली? ऐसे कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं ही तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकलवा कर लाते क्यों नहीं? जब पाजेब निकलवा दो तब मानो। मैंने कहा
कि पाजेब से बढ़कर शांति है और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती जी बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर के बाद छुन्नू की माँ हमारे घर आई। श्रीमती जी उन्हें ले आई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा कि छुन्नू तो पाजेब के लिए इनकार करता है। वो पाजेब कितने की थी? मैं उसके दाम भर सकती हूँ। मैंने कहा, ये आप क्या कहती हैं? बच्चे बच्चे हैं। आपने छुन्नू से सहूलियत से पूछा भी? उन्होंने उसी समय छुन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तेने पाजेब देखी हो। छुन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथ में मैंने देखी थी। वह पतंग लाने को दे आया। मैंने खूब देखी थी। वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था तू भी चल, पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो। छुन्नू ने उसका जो आकार बताया वो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की ओर देखकर कहा, देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं है, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छुन्नू को खींचकर तभी धमाधम पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ दी तो मैं नहीं। मैंने बीच बचाव करके छुन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता जा रहा था। रोया बिल्कुल नहीं था। एक कोने में खड़े हुए आशुतोष को जाने किस भाव से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी कि कहा कि जाओ बेटा छुन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, पाजेब कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। छुन्नू चला गया। तब उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा, मालूम होता है उसे कुछ पता है, वह मामले में शामिल है। इस पर छुन्नू की माँ पास में बैठी हुई मेरी पत्नी से बोली, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखाई देती हूँ, एक एक चीज देख लो। होगी पाजेब तो कहाँ जाएगी? मैंने कहा, छोड़िए भी, बेबात की बात बढ़ाने में क्या फायदा। सो मैंने उन्हें यूं ही दिलासा दिया, नहीं तो वह छुन्नू को पीट पीट कर हाल बेहाल कर डालने का प्रण लिए हुई थी। कुलक्षणे, आज तुझे धरती में गाड़ दूंगी, नहीं गाड़ा तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस तिस भांति बखेड़ा टला। मैं इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह गया था कि देखो, आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछना, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो श्रीमती जी ने सूचना दी कि आशुतोष ने सब कुछ बता दिया है। 11 आने पैसे में वह पाजेब पतंग वाले को दे आया है। पैसे उसने थोड़े थोड़े करके देने को कहा है। 5 आने जो दिए हैं वे छुन्नू के पास है। इस तरह रती रती बात उसने कह दी है। कहने लगी कि मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर ये सब उसके पेट से निकलवाया है। 2-3 घंटे मैं मगज मारती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा, चलो अच्छा, अब 5 आने भेजकर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथ से ऐसी चीजें लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्का कहीं का। फिर मैंने पूछा, आशुतोष कहाँ है? उन्होंने बताया कि वह बाहर ही कहीं खेल खाल रहा होगा। मैंने कहा, बंसी, जाकर उसे बुला लाओ। बंसी गया। उसने आकर कहा, वह अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छुन्नू के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। थोड़ी देर में आशुतोष आया। तब मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया था। गोद में लेने पर वह विशेष प्रसन्न मालूम नहीं हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, हमारा आशुतोष ने सब बातें अच्छी तरह से बता दी है। हमारा आशुतोष बड़ा अच्छा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी बड़ाई सुनकर भी उसे विशेष हर्ष नहीं हुआ। मैंने कहा, आओ चलो, अब क्या बात है? क्यों हजरत, तुमको 5 ही आने तो मिले थे ना? हमसे 5 आने मांग लेते तो क्या हम देते नहीं? सुना, अब से ऐसा मत करना बेटे। कमरे में ले जाकर मैंने फिर पूछताछ की, क्यों बेटे, पतंग वाले ने
5 आने तुम्हें दिए थे ना? हाँ। और वे छुन्नू के पास है? हाँ। अभी तो उसके पास होंगे ना? नहीं। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं किए? उस ओर से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता रहा, उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च किए कि नहीं? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा तो दूसरी बार ना कहा। मैंने कहा, तो ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मालूम नहीं है? हाँ। बेटा, मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले से पैसे छुन्नू को दिए ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? वह चुप। पांचों इक्कन्नी या दुअन्नी और पैसे भी थे? वह चुप। बताओ, क्यों नहीं बताते? चुप। इक्कन्नियाँ कितनी थी? बोलो। 2। बाकी पैसे थे? हाँ। दुअन्नी नहीं थी? हाँ। दुअन्नी थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। डपट कर कहा, सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, इक्कन्या थी और कितनी थी, क्या थी? वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं हो? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया, कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं, मैं क्या कह रहा हूं? इस बार भी वह नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिए। वह बिना आंसू लिए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बताओगे? वह डर के मारे पीला हो गया, लेकिन बोल नहीं सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी, यहाँ आओ। इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठा ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट के बाद मैंने फिर उसे अपने पास बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था। बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है, दाईं तरफ वाला या चौराहे वाला? उसने कुछ होठों में बड़बड़ा दिया, जिसे मैं कुछ न समझ सका। वह चौराहे वाला, बोलो। हाँ। देखो, अपने चाचा को साथ ले जाओ। बता देना कि कौन सा है, फिर वे स्वयं भुगत लेंगे, समझे ना? यह कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया। सब बात समझा कर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ। पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे देगा और अपनी पायजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पायजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना, तुम्हें पुलिस में दे दूंगा। बच्चे से माल ठगता है, समझे? गर्मी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ, अपने चाचा के साथ जाओ। वह अपनी जगह पर खड़ा रहा, सुनकर भी टस से मस होता दिखाई नहीं दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि वह नहीं जाएगा। मैंने तब उसे समझा कर कहा कि भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपए का माल भी कहीं खो दोगे? जाओ, चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। हाँ, पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे तो दे, नहीं दे तो नहीं दे, तुम्हारा इससे कोई सरोकार नहीं है। सच है ना बेटा? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार ही नहीं दिखा। मुझे उस लड़के की गुस्ताखी पर बड़ा बुरा मालूम हुआ। बोला, इसमें क्या बात है? इसमें मुश्किल कहाँ है? समझा कर बात कर रहे हैं, सो समझता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। मैंने कहा, क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने सिर हिला दिया, नहीं जाऊंगा। मैंने अपने छोटे भाई को बुलाया, कहा, प्रकाश, इसे पकड़कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा। आशुतोष अपने हाथ पैरों से प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना नहीं चाहता था। मैंने अपने ऊपर बड़ा सब्र किया। आशुतोष को पुचकारा, कहा, जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी। इतनी सी बात समझते नहीं? प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ, जो चीज मांगे इसे बाजार से दिला देना। जाओ भाई आशुतोष। पर वह मुंह फुलाया हुआ रहा। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ चला। ऐसे चला मानो पैर उठाने पर उसे भारी लग रहे हों। 8 बरस का लड़का होने को आया, फिर भी देखो ना, किसी बात की उसे समझ ही नहीं। मुझे जो गुस्सा आया तो क्या बताऊं, लेकिन ये याद करके कि गुस्से से बच्चे संभलने की जगह बिगड़ जाते हैं, मैंने अपने आप को दबाया। खैर, वह गया तो मैंने चैन की सांस ली। लेकिन देखता हूं कि कुछ देर में प्रकाश लौट आया। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ, पकड़ कर तो लाओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे,
तू अपनी शरारत से बाज नहीं आएगा? बोलना जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे लगा दिए। थप्पड़ लगते ही वह चीख उठा, पर फौरन चुप हो गया। वह वैसे ही मेरे सामने खड़ा रहा। मैं उसे देखकर मारे गुस्से में बोला, ले जाओ इसे मेरे सामने से, ले जाकर कोठरी में बंद कर दो इस दुष्ट को। इस बार वह आधा 1 घंटे तक बंद रहा। मुझे ख्याल आया कि मैं ठीक नहीं कर रहा हूं, लेकिन जैसे दूसरा रास्ता दिखाई ही नहीं पड़ता। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि पाजेब किसने ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरवत की जरूरत नहीं है, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए। वह अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम चुप हो जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज मानता है। मुंह लटकाकर चला गया। कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को फर्श पर सोता पाया। उसके चेहरे पर अब भी आंसू नहीं थे। सच पूछने पर मुझे उस समय बालक पर बड़ी करुणा आई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोधी भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैंने कहा, क्यों, क्या हाल है? थोड़ी देर तक वह समझा नहीं, फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध के भाव दिखाई देने लगे। मैंने कहा कि या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर देता हूँ। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता मुझे मालूम नहीं हुआ। खैर, उसे पकड़कर लाया और समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना। कोई घबराने की बात नहीं है, तुम तो समझदार लड़की हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? इसका क्या मतलब है? तुमने कहा ना कि 5 आने में पाजेब दी है। न हो तो छुन्नू को साथ ले जाओ, समझे? वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसका मुंह भारी देखकर डांटने ही वाला था कि इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सिर पर हाथ रखकर पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा कि उसे जाने दो, रोको मत। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है? मैंने कहा, कोई बात नहीं है, जाने दो उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते हो? बुआ ने कहा, बात क्या है? क्या हुआ? मैंने पुकारा, बंशी, तू भी साथ जा, बीच से लौटने न पावे। सो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने से ले गए। बुआ ने कहा, इसे क्यों सता रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैं उसके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीति राष्ट्र की ही नहीं, मोहल्ले में भी राजनीति होती है। ये भार स्त्रियों पर ही टिका है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इस प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्स सरका कर बोली, इसमें वे कागज है तो जो तुमने मांगे थे, और हाँ। यह कहकर उन्होंने अपनी बास्केट की जेब से हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, ये क्या? बोली कि उस रोज भूल से ये पाजेब मेरे साथ चली गई थी। जैनेन्द्र जी की बाल मनोविज्ञान पर आधारित पाजेब कहानी के अंत में आप लोगों से एक विनम्र आग्रह, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।